हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं एनआर टैक्सेशन का दी एंड। यस, ये चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। इसके अंदर हमारे विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम टीडीएस भी बोलते हैं, वो पोर्शन पेंडिंग है, बट वो हम टीडीएस चैप्टर के साथ ही निपटाएंगे, ताकि हम उसी फ्लो में, टीडीएस के फ्लो में ही वो पॉइंट भी सारे के सारे देख लें। राइट, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक अभी पेंडिंग हैं। दो, ये बहुत हैवी चैप्टर था जिसमें बिल्कुल अलग अलग बातें, इतने सारे रेट, इतनी सारी कंडीशन, इतने सारे ट्विस्टर्स। जब मैं स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, जो क्वेरीज आ रही हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इस चैप्टर को लेके काफ़ी पसल्ड हो, है ना। इसका एक ही सल्यूशन है। जितने भी मैंने आप लोगों से डिस्कशंस किए हैं, हर डिस्कशन के बाद ना उससे रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। चाहे ऑडिट फॉर्म में कर लो, देख करके कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। दिस विल क्लियर द, जो भी उस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ डाउट रह गया ना, दैट विल क्लियर इट क्लियरली। ठीक है, आज ये सारे के सारे मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स करने के बाद मैं आईसीआई मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ टिकअप करूँगी खुद क्लास में ही। एक्चुअली आईसीआई मॉड्यूल ने तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, राइट। सारे हम रनिंग क्लास में नहीं कर सकते, तो मैंने कुछ एक सिलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अलग क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चन करने के बाद जो छोटे मोटे जुड़ते हुए 8-10 क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड एक कराऊंगी, आप 8-10 खुद कर सकते हो, फिर एक कराऊंगी, तो हर टॉपिक का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है दैट आई हैव टेकन अप। ठीक है, सो ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो हम इस सब को ख़त्म करने के बाद एंड में करेंगे। एंड विद दैट आई होप कि ये पूरा का पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। जब हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में हम उसे डिस्कस करेंगे, तो हमारा वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ, कौन कौन से हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले 115 जी, बेसिकली ये फॉरेन बैंक्स के लिए है। होता क्या है, जब किसी फॉरेन बैंक को भारत में कोई अगर अपना बैंकिंग करना है तो वो कैसे करेगा, वो ब्रांच बनाता है अपनी। ठीक है, लेकिन ब्रांच वाला जो मॉडल होता है ना, उसको इंडिया लेके कुछ खास ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो एक तो सेपरेट एंटिटी नहीं होती है ना। तो हमेशा इंडिया को डर लगा रहता है कि भाई मतलब कभी भी उसके मेन बैंक को कुछ हुआ तो ये ब्रांच तो ऐसे ही है ना। और वो फंड्स जो हैं उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रांच वाले, है ना। तो हमेशा इंडिया का झुकाव रहता है कि फॉरेन बैंक्स ना इंडिया में सब्सी बना के काम करें। तो जैसे ही वो सब्सी बनाएंगे तो पूरा पूरा कंट्रोल एंड कंप्लायंस वो सारा इंडिया का राइट बन जाएगा क्या। यस। यहाँ पे बेसिकली ये जो सेक्शन है, ये किस चीज़ को एड्रेस करता है कि कोई भी जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनका भारत में ब्रांच है और ब्रांच से काम कर रहे हैं, तो आरबीआई ने ना इनको ऑफर दिया। ठीक है, एक स्कीम लेकर के आए आरबीआई, उन्होंने ऑफर दिया कि इस ब्रांच को ना आप सब्सी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया को तो फ़ायदा है, सब्सी बनेगी तो सेपरेट एंटिटी है, इसके ऊपर जितने भी कंप्लाइंसेस वगैरह हैं वो सब हम आराम से लगा सकते हैं, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है। अब फॉरेन बैंक को प्रॉब्लम है, वो कहता है जैसे ही मैं ब्रांच से सब्सी में कन्वर्ट करता हूँ ना, तुम हमसे कैपिटल गेन लेते हो, वो तुम्हारे हाथ में जा रहा है, तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, फिर प्लस क्या करोगे तुम, अनएब्जॉर्ब्ड हमारे जितने भी लॉसेज होंगे या डेप्रिसिएशन होगा, वो सारे के सारे लैप्स कर दोगे, है ना। इसके अलावा तुम मुझे मैट का क्रेडिट, अगर मेरा खड़ा होगा, वो मैट का क्रेडिट भी मेरा लैप्स हो जाएगा। तो मुझे तो यहाँ पे सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, मैं क्यों ये स्टेप लूँ। ठीक है, यहाँ पे उनको ईज आउट करने के लिए ये सेक्शन आया है, जिसने कहा है कि देखो, अगर तुम्हारा ये ब्रांच से सब्सी में जो कन्वर्जन है, ये विद इन द कंडीशंस है, क्योंकि आरबीआई जब स्कीम दे रहा है तो वो वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी मैंडेट कर रहा है कि यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली दीज। अगर फॉलो करते हो उसके तहत अगर ये कन्वर्जन हो रहा है, तो फिर ये सब चीज़ों में आपको बेनिफिट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सब में बेनिफिट है। मतलब क्या हो मैम, फिर कैप गेन भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसे ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी अनएब्जॉर्ब लॉसेस, डेप्रिशिएशन, वो सारे आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि हम ट्रांसफ़र मान ही नहीं रहे, है ना। मैट का क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी बैलेंस शीट में वो एज इट इज़ आपकी सब्सी के पास हम कैरी करा देंगे। तो इसके बाद फॉरेन बैंक्स थोड़े से रिलैक्स फील होंगे क्या। यस। यहाँ से काफ़ी सारे ना रिलैक्स हुआ, और इसके बाद ये ब्रांच वाले मॉडल को इन्होंने डिफीट किया है, और हम कामयाब हुए हैं काफ़ी सब्सिडीज कन्वर्ट कराने में। ये इसके पीछे का जो डर था ना, वो गलत नहीं था। 2008 में अगर आप लोगों को पता हो, तो लेमैन क्राइसिस था, एक बैंकिंग क्राइसिस था, है ना। और वो बहुत ज़बरदस्त था। दो नॉर्मली इंडिया से इतना इफेक्ट नहीं हुआ था, और आम पब्लिक को तो नहीं इसके बारे में इतना पता चलता, लेकिन दैट वाज अ मेजर सेटबैक टू इकोनॉमीज। जो भी बैंक में अगर कोई, जैसे ये फॉरेन बैंक, अगर इसमें इसके अपनी जगह पे कुछ भी इफेक्ट होगा,
तो क्या ब्रांचेस भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं? यस। सो अगर इंडिया में उसकी ब्रांचेस हैं और उसके अंदर लोगों का पैसा डला हुआ है, तो क्या वो भी कहीं न कहीं हैम्पर होता है? यस। तो बैठे-बैठाए हमारा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है इकोनॉमिकली हिल सकता है। सो हम इंश्योर करते हैं कि यार सब्सिडी बना के काम करो, ताकि हमारा थोड़ा कंट्रोल रहे इनके ऊपर, ठीक है? फंड्स वगैरह का और कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं, उस सारे को हम देख सकें, ठीक है? सो यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या दी हैं, तो ये सेक्शन बेसिकली कन्वर्जन जो इंडियन ब्रांच है फॉरेन बैंक की, उसको सब्सी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हेल्प कर रहा है, राइट? सो यहाँ जो कंडीशंस है ना कि कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट होगा, वो क्या कंडीशन है कि आपको ना ट्रांसफ़र वाली कैटेगरी में नहीं आना है, तब कैपिटल गेन माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो इंडियन ब्रांच है वो एमलगमेट होएगी विद द इंडियन सब्सिडरी, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ एमलगमेशन जो अप्रूव होनी चाहिए शेयर होल्डर्स से ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो उनके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है, ये मस्ट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। प्लस आरबीआई का सेंशन भी चाहिए, ये दो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, ठीक है? अगर ये दोनों चीज़ें हैं, तो फिर पहला पॉइंट टिक हो गया। अभी सिर्फ एक से नहीं काम चलेगा, हमारे पास सारी कंडीशंस हैं और ये सारी फुलफिल होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है? जितनी भी असेट्स लायबिलिटी इंडियन ब्रांच की थी इमीडिएटली बिफोर कन्वर्जन, वो सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटी किसकी बन जानी चाहिए? सब्सी की। मतलब सारा का सारा बैलेंस शीट उठ के सब्सी के पास जाना चाहिए। उसके बाद जो एसेट्स और लायबिलिटी है इंडियन ब्रांच की, वो ट्रांसफ़र होंगी किस पे? वैल्यू अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ इंडियन ब्रांच इमीडिएटली बिफोर द कन्वर्जन। जो उसकी बुक वैल्यू दिख रही है एज इट इज़, मीन्स उसका जो रिकॉर्ड है वो एज इट इज़ सब्सी के पास चला जाएगा। कहने का मतलब ऊपर जहाँ ब्रांच लिखा हुआ था, जहाँ ब्रांच लिखा हुआ था जो भी था, उसकी जगह पे अब सिर्फ सब्सी का नाम आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एनी चेंज जो भी है वैल्यू ऑफ एसेट में रीवैल्यूएशन की वजह से, उसे इग्नोर करेंगे, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो बुक वैल्यू है वही लेंगे, राइट? जो फॉरेन बैंक है या इट्स नॉमिनी वो होल्ड करेंगे, देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, जो फॉरेन बैंक है या उसके नॉमिनी वो उस सब्सी के अंदर पूरा का पूरा शेयर कैपिटल जो है वो होल्ड करेंगे डेट ऑफ कन्वर्जन अंटिल द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच कन्वर्जन टुक प्लेस। वो पूरा टाइम के लिए 100% ओन करेंगे उसे, ठीक है? और बाद में इस प्रीवियस ईयर के बाद में हो सकता है वो थोड़ा बहुत शेड भी कर दें, लेकिन कंटिन्यू होल्ड करेंगे मिनिमम 51% ऑफ वोटिंग पावर फॉर द 5 years इमीडिएटली सक्सीडिंग दैट प्रीवियस ईयर। क्लियर है? तो ये कंडीशन बहुत मस्ट है, इसको आपको एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्टली देखना है। और जो फॉरेन कंपनी है वो कुछ और कंसिडरेशन में रिसीव नहीं करेगी एक्सेप्ट देन दिस शेयर्स, जो उसको शेयर्स अलॉट हो गए इन दी सब्सी, इसके अलावा कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं लेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है? तो ये कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए। अगर ये सब पूरा होता है तो हम इसे ट्रांसफ़र नहीं मान रहे, इसलिए आपका कैप गेन नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे जो हम बोल रहे थे ना कि कुछ मॉडिफिकेशंस या फिर कुछ एक्सेप्शंस और अडैप्टेशंस होंगी, वो बेसिकली क्या होगी, अगर तुमने ये सब किया तो कैप गेन तो जाएगा, डेप्रीशिएशन भी तुमको अलाउ हो जाएगा। हम ये मानेंगे जो डेप्रीशिएशन, अगर ये सब नहीं हुआ तो ब्रांच को जो मिलने वाला था वो डेप्रीशिएशन तुमको मिलेगा। अब लेकिन सिर्फ एक चीज़ तुमको देखनी है कि जिस डेट पे कन्वर्जन हुआ उस डेट से पहले यहाँ पे जो ब्रांच है और यहाँ पे जो सब्सी है वो डेप्रीशिएशन को तुम प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लेना, ठीक है? दूसरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रीशिएशन वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी, तो जो डेप्रीशिएबल एसेट है जो ब्लॉक से मूव हो रहे हैं उसकी जो WDV होगी वो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी, लेकिन जो सेक्शन 35 AD से रिलेटेड हैं इनके लिए आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। इसको हम अडॉप्ट करेंगे निल, ठीक है? सो हम लोगों को कोई देखो अभी आर पार देखो, जैसी बैलेंस शीट दिख रही है वो एज इट इज़ पिक कर रहा है, जो उसकी वहाँ पे डेप्रीशिएशन जो उसकी वैल्यूज़ दिख रही थी ब्लॉक की वो एज इट इज़ WDV को एक्चुअल कॉस्ट में पिक कर रहा है ना, यस। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ऑफ अदर कैपिटल एसेट, जो भी बाकी बची कैपिटल एसेट हैं उनके लिए जो प्रीवियस ऑनर्स हैं उनके हाथ में जो उसकी कॉस्ट थी वही कॉस्ट आपके हाथ में हो,
ठीक है। टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। एमोर्टाइजेशन अगर वीआरएस एक्सपेंडिचर का है तो ये भी आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, जितना वो ले चुके हैं उसके बाद का जितना पेंडिंग है वो सबसी कैरी ऑन कर सकती है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है ये भी आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, जो भी आपने क्रिएट कर रखे हैं सबसी एज इट इज़ उसे यूज़ करेगी। सेक्शन 56(2)(10) ये इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है, तो इसका मुद्दा ही नहीं है। क्लियर है। कुछ पॉइंट्स को इसने क्लियर किया है कि यहाँ पे ये टर्म्स क्या हैं, तो एक्यूमुलेटेड लॉस वही है जो उस ब्रांच के बुक्स में दिख रहा है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वही है जो उस ब्रांच की बुक्स में दिख रहा है, प्रीवियस ऑनर का मतलब ये हुआ जो भी उसका लास्ट ऑनर है उस कैपिटल एसेट का, ठीक है। इसके बाद टैक्स क्रेडिट मतलब आपका मैट, डेट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, जो डेट अपॉइंट की है आरबीआई ने फॉर वेस्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द इंडियन ब्रांच इन इंडियन सब्सिडरी, ठीक है। सो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको सिर्फ ये याद रखना आरबीआई ने दिया है, तो जो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिया होगा ना दैट इज द डेट ऑफ कन्वर्जन, राइट। अब इसके बाद अगर मान लो कि आप फेल कर जाते हैं, आप इस कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाते, तो फिर क्या करोगे, अगर आपने इसे अभी कंडीशन को फेल कैसे कर रहे हो, करते करते ही कन्वर्जन पे ही फेल हो गए हो, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हो तो फिर इस केस में आपको जो भी नॉर्मल प्रोविजंस थे जो फॉरेन कंपनी के केस में वैसे लग रहे थे वो लगेंगे, फिर आपको जो भी बेनिफिट्स थे, एग्जम्पशंस थे या रिलीव्स थे अंडर दिस सेक्शन वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सब्सीक्वेंट फेलियर होता है, मींस आपने जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन हुआ तब तक तो आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, लेकिन बाद में आपने वो शर्तें तोड़ दी, ज़्यादातर कौन सी हो सकती है कि आपके पास उसके 100% स्टेक होने चाहिए, है ना, या 51% आपके पास वोटिंग राइट, तो वो कहता है कुछ भी अगर आपने फेलियर किया है लेटर ऑन स्टेज पे तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो है वो सारा का सारा रिकम्प्यूट करेगा, ठीक है, ये मानते हुए जैसे कि ये ट्रांसफ़र ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। और इसके लिए ये सेक्शन 154 को जो रेक्टिफिकेशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा और पूरा का पूरा इसका टैक्सेशन रिकम्प्यूट करेगा। अभी मान लो ये 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ना फेलियर करने के लिए, तो राइट फ्रॉम दैट ईयर टू जिस भी ईयर में फेलियर हुआ है सारा रिकम्प्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे विदहोल्डिंग विल बी टेकिंग लेटर, ये वाला सेक्शन सबको समझ में आ गया? यस? हाँ? कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? सो आप लोगों को वो कंडीशंस याद रखनी है ना? और उसके बाद तो फिर सब कुछ एज़ इट इज़ उसको फ़ॉलो अप मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम मिसलेनियस प्रोविजंस में, कुछ हैं जो प्रोविजंस आप लोगों को नॉन रेज़िडेंट्स के केस में पता होना चाहिए एक-एक करके। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 163। अब मान लो कोई नॉन रेज़िडेंट है, उसको भारत से इनकम आ रही है, राइट? अब इससे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे टैक्स चाहिए, लेकिन ये नॉन रेजिडेंट भारत में आ ही नहीं रहा, इसकी कोई एसेट भी भारत में नहीं है, तो अब डिपार्टमेंट जो है वो क्या करे, मतलब ये जो इनकम है ये इसके पास चली गई, राइट। अब यहाँ डिपार्टमेंट के पास क्या रेमेडी है, डिपार्टमेंट क्या करे, वो इसको कोई भी नोटिस नहीं भेज सकता क्योंकि ये अपने खुद के उसमें बैठा हुआ है कंट्री में, है ना, तो ये क्या करे, इससे कैसे वसूली करे उस इनकम पे टैक्स। सो यहाँ पे सेक्शन 163 प्ले में आता है, तो वो कहता है कि जो भी ये नॉन रेजिडेंट है इसका जो भी सबसे क्लोज कनेक्ट है उसको इसका एजेंट बना दो, जो सबसे क्लोज कनेक्ट है, अभी कनेक्ट कौन है, ये नीचे लिस्ट है लोगों की, वो इसके क्लोज कनेक्ट्स हैं, उसको इसका एजेंट बना दो, और जिसको तुमने एजेंट बनाया उसको ही हम यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी याद है हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, हम इसको इसका रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, मतलब अब हम इसी बंदे को नोटिस भेजेंगे, इसी से वसूली करेंगे, हम ये मान लेंगे जैसे ये नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स कोई तो फेस ढूंढेगा ना भाई, कोई तो आ जाओ ठीक है, सो इसी को करेगा, तो सेक्शन 163 से इसे ये पावर मिलती है। सो ये डिफाइन करता है कि कौन लोग होंगे जो एजेंट हो सकते हैं एक नॉन रेजिडेंट के लिए, तो ये कौन लोग हो सकते हैं जो इसके क्लोज होंगे। सबसे पहला ये होगा जो इसका एम्प्लॉय होगा, अगर भारत में इसका कोई एम्प्लॉय है तो उसे पकड़ लो। दूसरा, अगर किसी के साथ इसके कोई बिजनेस कनेक्शन है उस पर्सन को पकड़ लो। तीसरा, जिसके थ्रू या जिससे ये नॉन रेजिडेंट किसी भी तरीके की इनकम जनरेट कर रहा है, इसको यहाँ से इनकम हुई है तो किसी से तो हुई होगी ना, वो जो भी है उसको पकड़ लो, उसे बोलो कि भाई तूने टीडीएस क्यों नहीं काटा,
या फिर अब तू उसे कम्युनिकेट कर और हमको टेक्स्ट चाहिए, तो सारे नोटिसेस और सब कुछ किसको आएंगे, इस पर्सन को आएंगे। और अगर हु इज़ अ ट्रस्टी ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट का कोई ट्रस्टी है तो फिर हम उसे एजेंट मान लेंगे, या फिर कोई भी अदर पर्सन जहाँ पे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, जहाँ पे आपने कैपिटल एक्वायर एसेट एक्वायर की है इन इंडिया जिससे भी, तो वो पर्सन, ठीक है। सो उस पर्सन को हम ट्रैप कर लेंगे, फिर हम उससे मतलब जिससे भी आपका कनेक्ट निकल आएगा कि उसके थ्रू आप तक पहुंचा जा सकता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक ब्रॉड लिस्ट बनाई है कि ये लोग हो सकते हैं, तो इनके साथ डिपार्टमेंट जो होगा कम्युनिकेट करेगा। अभी एक बात समझो, डिपार्टमेंट तो कम्युनिकेट कर लेगा, नोटिस भी भेज देगा, लेकिन इनमें से किसी भी पर्सन को वो पर्सनली लाइबल कर सकता है कि भाई अपनी असेट बेच के इसका पैसा चुका। सेठ भी इस नॉन रेजिडेंट की जो इनकम हुई उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 1 करोड़, और ये इम्प्लॉई है, ठीक है। ये बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, छोटा सा बिजनेसमैन हो बेचारा, इनकी तो इतनी कमाई, ये 1 करोड़ रुपए की वसूली क्या कर सकते हैं इससे, लॉजिकली सोचो, कर सकते हैं नहीं। तो ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और ज़्यादातर कवर करता है उन लोगों को जो ज़्यादा बड़े नॉन रेजिडेंट नहीं होते, जिनका बहुत बड़ा कुछ ड्यूज़ नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े ड्यूज़ होते हैं उसको हम बताते हैं क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, जो फर्स्ट से लेके 4 लिस्ट है, इसके केस में तो स्ट्रिक्टली हम एजेंट ढूंढते हैं कि वो भारत में ही हो, लेकिन जो फोर्थ कैटेगरी है, ये जो सॉरी फिफ्थ कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर हो सकता है नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट कुछ ट्रांसफ़र हुआ हो, है ना, एसेट पड़ी है भारत में, राइट, यहाँ नॉन रेजिडेंट, यहाँ नॉन रेजिडेंट, बाहर ही बैठ के इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, पैसे ले दे लिए, ख़त्म कर लिया। सो फिफ्थ वाली कैटेगरी के अंदर ये कहता है कि मैं एजेंट बना दूंगा उस बंदे को भी, नॉन रेजिडेंट को भी, कैन बी अ स्टैट्यूटरी एजेंट ऑफ अनदर नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो अगर मेरे कंट्रोल में ये नहीं आ पा रहा तो मैं दूसरे को पकड़ लूंगा, तो उस ये सिर्फ कैपिटल एसेट के केस में मैं उसे पकड़ लूँ, ठीक है। वहाँ पे वो इंडिया से बाहर भी एजेंट ढूंढ सकता है। जो अपॉइंटमेंट होगा मे बी मेड एनी टाइम बिफोर, ये जो अपॉइंटमेंट, जैसे मुझे एजेंट डिक्लेयर करना है, ठीक है, किसी भी नॉन रेजिडेंट के लिए, सो इसके लिए मेरा जो प्रीवियस ईयर होगा इसकी एक्सपायरी से पहले पहले मुझे डिसाइड करना होगा कि आई एम हेल्डिंग यू एज एन एजेंट फॉर दिस नॉन रेजिडेंट, ठीक है। सो मान लो कि मिस्टर एक्स हैं, वो एक नॉन रेजिडेंट है ना, और प्रीवियस ईयर है 25-26, तो 31 मार्च 2026 से पहले पहले ही मुझे बता देना होगा कि ये मिस्टर एक्स जो नॉन रेजिडेंट है, इनका एम्प्लॉय मिस्टर के, उसको मुझे बता देना है कि भाई तुझे मैंने एजेंट बना लिया है, ठीक है। और इसके कहने से क्या हो जाएगा, ये अगर किसी को बोलेगा कि मैंने एजेंट बना लिया है तो क्या डिपार्टमेंट इतनी धौंस जमा सकता है, नहीं। यहाँ पे ना ये किसी को भी पर्सन को एजेंट ट्रीट करे उससे पहले एओ को उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सुनने के लिए कि भाई तेरे को एजेंट क्यों ना बनाया जाए, ठीक है। सो वो अपना पिक्चर रखेगा, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा, डिपार्टमेंट चूज़ करेगा, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा और एक ही बंदा है, फिर तो वो उसी से कम्युनिकेट करेगा, बट स्टिल उस एजेंट के पास पूरा ऑप्शन है, पूरा राइट है कहने का कि भाई मैं उसके बिहाफ पे ये ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, ना तो मैं इसके नोटिस के जवाब दूंगा और ना ही मैं इसके बिहाफ पे कोई भी पेमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो बिजनेस कनेक्शन है उसका वही मतलब है जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे सेक्शन 9 में, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 173 आता है। अब ये कहता है रिकवरी करो टैक्स की फ्रॉम इंडियन एसेट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने कहा एजेंट बना दो, है ना, एजेंट से रिकवर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नॉन रेजिडेंट से ही बात करेंगे, किसी तरीके से बात कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट टैक्स दे देता तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम उसके एजेंट को ढूंढेंगे, ठीक है। एजेंट से भी बात नहीं बनेगी तो हम देखेंगे कि क्या इस नॉन रेजिडेंट की कोई एसेट भारत में पड़ी है क्या, तो उस एसेट को हम सीज करेंगे और उससे हम अपनी वसूली निकालेंगे। तो सेक्शन 173 कह रहा है रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में, कि टैक्स की रिकवरी कैसे होगी। तो कोई भी पर्सन जिसकी इनकम जो है वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, प्रॉपर्टी इन इंडिया से है, या एनी एसेट सोर्स ऑफ इंडिया से आ रहा है, मतलब भारत से सोर्स कर रहा है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में जो टैक्स चार्जेबल होगा सच इनकम पे, वेदर असेस्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज एजेंट, हमने चाहे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बना लिया या कुछ, तो उसे रिकवर किया जा सकता है बाय डिडक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10। देखो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम टीडीएस अप्लाई करा दें, है ना, लेकिन अगर सामने वाला टीडीएस काटना भूल गया
या कोई भी वजह हो गई, तो फिर हम रिकवरी कैसे करेंगे? तो हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होता है कि वी कैन सेल देयर इंडियन एसेट्स, ठीक है। सो एरियर ऑफ टैक्सेस मे बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी एसेट ऑफ द नॉन रेजिडेंट विच आर मे बी एट एनी टाइम विद इन इंडिया, द प्रोविजंस आर विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 161 एंड 167। वो अभी देख लेंगे आगे क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिचुएशन जो होगी वो उनके जो भी एसेट हमें भारत में दिखेगा, हम उन एसेट को रिलीज करके अपना सारा टैक्स वसूली कर सकते हैं। तो ये पावर जो है ये किससे मिलती है? सेक्शन 173 से। लेकिन यहाँ पे ना क्या, अब मतलब मान लो उसका बंदे का असेट भी नहीं है यहाँ पे, वो बहुत ही समझदार था, ठीक है, उसने असेट भी नहीं बनाया, तो क्या करें अभी? क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में हम जब टैक्स रेजिडेंसी देखते हैं तो काफ़ी वो लोग भी होते हैं जो इंडिया के ही होते हैं, इंडिया से बाहर गए हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो शायद इंडिया से बिलोंग ही नहीं करते होंगे, है ना, उनकी कोई असेट नहीं है, कुछ नहीं है, इनकम लेकिन भारत से जनरेट कर रहे हैं, फिर क्या करें? तो उस केस में हमारे पास हेल्प करता है सेक्शन 228A। ये कहता है कि अगर तुम्हारा उस फॉरेन कंट्री के साथ कोई रिकवरी के लिए कोई एग्रीमेंट है कि आप टैक्स रिकवरी कर सकते हो, अगर आपका, इस सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, अगर उस कंट्री के साथ आपका फॉरेन के किसी टैक्स रिकवरी का कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 161 और 167, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कि अब मुझे रिकवरी जो है ना इंडिया से हो नहीं पा रही, क्योंकि नॉन रेजिडेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो इसकी यहाँ पे एसेट मैंने चेक करी तो एसेट भी नहीं थी। फिर मैंने देखा कोई एजेंट हो तो एजेंट ने भी रिस्पॉन्स करने से मना कर दिया, वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो गया। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो सकता है ना, यस, वो भी यहाँ पे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो गया कि मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा भाई, ठीक है। सो मैंने कहा अब क्या करूँ, मेरे पास क्या रेमेडी है? टीडीएस वाला देखा कि कुछ आया है क्या, तो टीडीएस भी नहीं काटा सामने वाले बंदे ने, उसको तो मैं बाद में देखूंगी तूने टीडीएस क्यों नहीं काटा, लेकिन अभी मैं अपनी टैक्स वसूली कहाँ से करूँ? तो ऐसे केस में सेक्शन 228A आता है, बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ ही आता है जिस कंट्री में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने टैक्स रिकवरी एग्रीमेंट कर रखा होता है। मतलब जैसे हमारे डीटीएस होते ना, हम डबल टैक्सेशन को रिलीफ देने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही काफ़ी सारे नेशंस के साथ ना हमारे टैक्स रिकवरी एग्रीमेंट्स भी हैं। तो हम कहते हैं हमारा बंदा जो तुम्हारे देश में बैठा है एक बंदा, वो हमारे यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो उस सिचुएशन में टैक्स हमको मिलना चाहिए, वो तो डिसाइड हो गया, लेकिन अभी हम कर नहीं पा रहे कुछ भी, हम कहाँ से ले टैक्स, ठीक है। सो हम एक एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ कि अगर ऐसा कभी भी तुम्हारे देश के किसी भी पर्सन के साथ जो तुम्हारे यहाँ का रेजिडेंट है उसके साथ होता है तो फिर तुम हमें कॉपरेट करोगे, ठीक है। सो दिस एग्रीमेंट इज टैक्स रिकवरी एग्रीमेंट। तो ये 228A सेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एसेट्स, अब फॉरेन कंट्री में जहाँ बैठा है वहाँ तो है ना एसेट, हाँ। अब देखो ये रिकवरी क्या होती है इस केस में। पहले क्या होता है, जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है ना, वो एक सर्टिफिकेट बनाता है कि इस बंदे के पास कितनी पेंडेंसी है जो हमें इसे रिकवर करनी है, और इसे फॉरवर्ड कर देता है सीबीडीटी को। सीबीडीटी जो है, ये जो सर्टिफिकेट है ये लेके जाती है और जो भी कंट्री है उस कंट्री के वहाँ पे जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है उसको दे देता है, ठीक है। अब वो जो ऑफिसर है वो इनमें से कोई भी स्टेप उठाए, ठीक है, क्या करे, अटैच कर दे या सेल कर दे उसकी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उससे पैसा निकाले और यहाँ पे हमको रेमिट कर दे। किसको रेमिट करेगा? सीबीडीटी को। तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। या फिर उसे अरेस्ट करे या फिर उसका डिटेंशन करे, उसे डाल दे जेल में, तो मुझे पैसे मिल गए क्या? हाँ, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन कम यूज़ होता है। हम उसे अगर जेल में डालते भी हैं तो हम उसे कहते हैं पैसे दे दे तो जेल से छोड़ दूंगा। देखो इंडिया में जेल स्टिल डिफरेंट है, बट फॉरेन में स्टिल लाइक जेल, तो नोबडी वांट्स टू गो टू जेल, ठीक है। सो वहाँ पे जैसे ही जेल वाला इशू आता है तो लोग पे कर देते हैं अपनी पेंडेंसीज, यहाँ की तरह नहीं है, ठीक है। सो अपॉइंट करेगा एक रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एसएससी, या फिर वो जो नॉन रेजिडेंट है वो किसी पर्सन को खुद असाइन कर दे कि यार अच्छा ठीक है, आई एम हेल्डिंग दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ही विल टेक अप ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे इन तीनों में से वो कोई भी चीज़ करेगा और इधर कंपनी को रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये चीज़ ना दो नेशंस के बीच में जब आपसी बहुत सारे लोग इधर उधर काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर एग्रीमेंट्स वहाँ होते हैं, तो अगर तुम हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे।
ये सेम सिचुएशन रेसिप्रोकेट भी होती है। अभी दूसरी कंट्री जिसका हमारे साथ टैक्स रिकवरी एग्रीमेंट है और वो बंदा हमारे कंट्री में बैठा हुआ है, वहाँ टैक्स नहीं दे रहा, वहाँ उसकी टैक्स की रिकवरी नहीं हो रही फॉरेन कंट्री में, तो उस सिचुएशन में भी क्या सेम चीज़ होगी? यस। वहाँ का टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो होगा सर्टिफिकेट देगा, वहाँ का जो टैक्स डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ के टैक्स रिकवरी ऑफिसर को वो देगा कि भाई ये पैसा इससे रिकवर करो, और हम भी यही सेम स्टेप्स उठाएंगे। या तो हम यहाँ पे इसकी जो भी असेट्स होंगी उसे अटैच करेंगे, सेल करेंगे, रिकवर करेंगे, या फिर हम इसे अरेस्ट करेंगे, थाने में डालेंगे कि दे भाई पैसा दे, ये रेपुटेशन का माल है है ना, दूसरे देश के साथ हमारी इज्जत का सवाल है, तो दे भाई। तो इनमें से हम जो भी सिचुएशन होगी ये दोनों कंट्रीज करती हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद वो पैसा किसके पास आता है? डायरेक्टली सीबीडीटी के पास, उसका वो क्लियरेंस हो जाता है, और अगली बार मेक श्योर करते हैं, मतलब सीबीडीटी का उसके बाद का स्टेप बता रही हूँ, वो उस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, या फिर उनके लिए मैंडेट हो जाता है कि भाई विदाउट टीडीएस डिडक्शन आप इसके पैसे वो नहीं कर सकते। और कई बार अगर इन सारे सिचुएशंस के बाद, या किसी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारा रिकवरी एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या करें? तो वो जो नॉन रेजिडेंट अगली बार जब उसको यहाँ से इनकम एक्रू होगी या यहाँ से पे करना होगा, तो हम पीछे तक का बकाया भी उससे डिडक्ट करके फाइनल पेमेंट कराते हैं। तो फिर हमारे असेसिंग ऑफिसर्स इस लेवल तक चले जाते हैं कि ढूंढो कहीं और से तो कोई पेमेंट नहीं जानी। आपको पता है जब भी हम बाहर पेमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं फेमा से तो रेगुलेट होगी ना, क्योंकि यहाँ से इंडियन करेंसी एंड देन कन्वर्जन, तो जो बाहर जा रहा होता है उसको कंट्रोल करना रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स पकड़ी जाती हैं, उसमें बहुत रेयर चांस है कि आप उस सिचुएशन को ना पकड़ा। अब सब लोगों के घोड़े दौड़ रहे होंगे दिमाग में, मैम वो भी तो ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पे पैसा अलग रूट से जाता है। हम यहाँ पे लीगल एंगल की बात कर रहे हैं, राइट, उनकी बात नहीं करें। अब नेक्स्ट आता है 285 सेक्शन। ये कहता है कि जो नॉन रेजिडेंट है उसके पास जो लाइसेंस ऑफिस है भारत में, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। उसको भी समझो ऐसा क्यों हुआ। भारत में अगर किसी नॉन रेजिडेंट को काम करना है तो उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो वो पीई बनाता है या फिर वो एक लाइसेंस ऑफिस बनाता है ना। लाइसेंस ऑफिस जो होता है वो बेसिकली कम्युनिकेशन का ही चैनल है, इसके पास कोई इनकम नहीं होती है ना, इसके क्या रिटर्न फाइल करने की कोई मैंडेट होता है, वो भी नहीं होता। जबकि पी तो प्रॉपर एक एंटिटी हो गई, यस। सो यहाँ पे वो पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, इनकम भी रिपोर्ट करेगा, सब कुछ कर रहा होता है। तो पी के केस में तो टेंशन नहीं है सीबीडीटी को, वो कहता है कि नहीं, पी का तो हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, हमें पता चल ही जाएगा देर सवेर कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, टैक्स अवॉइडेंस हुआ। लेकिन ये जो लाइसेंस ऑफिस है ना, ऑफिस, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, राइट। अगर इसके केस में कुछ अगर हो रहा होगा, मान लो अंदर इन्होंने कुछ भी गड़बड़ की है नॉन रेजिडेंट ने, और इंडिया में जो उसका लाइसेंस ऑफिस है, तो डिपार्टमेंट के पास ना कोई कंप्लाइंस हो ही नहीं रही उसकी तरफ से, तो हम कैसे पकड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं से हमें लीड चाहिए होगी उस केस में, कि लीड देगा कोई तो ही पकड़ा जाएगा, नहीं तो ये एरिया अभी भी कैसा है, ग्रे शेड में, इसको नहीं पकड़ सकते। तो इसके लिए ना सेक्शन 285 है, वो कहता है कि जो भी नॉन रेजिडेंट का लाइसेंस ऑफिस है उन लोगों को एक स्टेटमेंट फाइल करनी होगी इन फॉर्म 49C। ये टाइम लिमिट बताता है कि यहाँ पे तुमको फाइल करना होगा विद इन 8 मंथ, जब भी जो प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा उसके 8 मंथ के अंदर अंदर तुमको एक स्टेटमेंट देनी होगी, जिसमें तुम अपना सारा ब्यौरा दोगे कि बेसिकली तुम यहाँ बैठ करके तुमने क्या क्या एग्जीक्यूट किया, उस नॉन रेजिडेंट के लिए क्या काम कर रहे हो, क्या एक्सपेंस एंड ऑल, ठीक है। तो वो ऑफिशियल एंगल पे नहीं मान रहे हैं, मतलब वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, बट हम उनसे एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, और ये अप्लाई करेगा हर नॉन रेजिडेंट को जिसका कि लाइसेंस ऑफिस भारत में है। ये आरबीआई फेमा की गाइडलाइंस के तहत है, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाई होनी चाहिए बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसे सीए ही वेरीफाई करता है, ठीक है, या फिर कोई भी और ऑथराइज सिग्नेटरी और नॉन रेजिडेंट का, इन दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। सो या ऑथराइज सिग्नेटरी, राइट, इन दोनों में से तो ज़्यादा वैल्यू किसकी रहती है? सीए की रहती है। डिपार्टमेंट सीए को रिकॉग्नाइज करता है कि सीए ने अगर वेरीफाई कर रखा है तो ओके, ठीक है। अगर इसकी कुछ गड़बड़ निकली तो सीए को पकड़ेंगे सीए बहुत स्मार्ट होते हैं, सीएज कभी भी इस तरीके के काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी डिग्री स्टिक पे होती है, ठीक है। इसलिए ही देखते होगे तुम लोग कि हमेशा कहीं पे भी कोई वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है तो सीए के ऊपर जिम्मेदारी दे देती है। अब देखो तुम पढ़ रहे हो, फाइनल्स में हो, कितनी मेहनत के बाद ये डिग्री हाथ में आ रही है ना, तो इसको तो तुम रिस्क पे डालोगे नहीं ना,
सो दैट्स वाई। अब आ जाते हैं सेक्शन 285A, जो रिपोर्टिंग है इंडियन कंसर्न की। अब देखो यहाँ रिपोर्टिंग किसकी थी, लाइजन ऑफिस की, यहाँ किसकी है, इंडियन कंसर्न की। सो ये बेसिकली इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को केटर करता है। देखो जो वोडाफोन का केस था ना हमारे देश में, वो केस ने ना हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा हिला के रखा हुआ है आज की डेट तक भी। दो हम उससे फाइट जीत नहीं पाए, है ना, लेकिन उस केस ने कहीं ना कहीं टैक्स अवॉइडेंस के कितने तरीके हो सकते हैं और क्या हो सकता है, और लीगली भी आप उस बैटल को जीत सकते हो, तो वो प्रूफ किया है। ठीक है, सो डिपार्टमेंट बड़ा बेचारा वो होकर चलता है कि अब ये कहानी रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे ना ये जो इंडियन कंसर्न्स हैं, सो कोई भी नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है या कोई, तो उसका अगर किसी इंडिया में कोई असेट है और वो मेजॉरिटी एसेट्स हैं जिसकी वजह से ही इसकी शेयर की वैल्यू आ रही है, तो जब भी इधर कुछ, मतलब इस नॉन, ये जो कंपनी है इसने बाहर ही बाहर अपने शेयर बेच दिए हैं, लेकिन अंडरलाइंग असेट मेजॉरिटी कहाँ पड़ी हुई है, इंडिया में। अब वो जो इंडिया में पड़ी हुई है वो जिस भी इंडियन कंसर्न के थ्रू है या इंडियन कंसर्न में है, तो यहाँ पे हम लाइबिलिटी इसके ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तो बाहर बैठे हैं ना, दोनों नॉन रेजिडेंट्स हैं। तो वो कह रही है मैंने अपनी कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी को बेच दिए, इसमें इंडिया का क्या रोल है। अरे भाई, जिस कंपनी के शेयर्स बिके उसके अंदर मेजॉरिटी एसेट तो सारी की सारी इंडिया में है। सो बेसिकली इंडिया की एसेट्स बिक गई ना, इनडायरेक्टली, राइट। सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इन्होंने 285A लेके आया कि भाई ये जो इंडियन कंसर्न्स हैं इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, दे मस्ट हैव टू रिपोर्ट। अगर इनके ऊपर जो भी बैठे हैं उनका कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है तो दे रिपोर्ट अस कि भाई हमारी एक यूनिट कुछ बिकी हैं, कुछ शेयर्स बिके हैं या क्या, ताकि हम एक एवरेज लगा ले। देखो टीडीएस का एंगल आप लोग समझते हो, जब हम टीडीएस पढ़ेंगे तब खास करके समझोगे टीडीएस को किस आइडिया से लाया गया। टीडीएस का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि ट्रांजैक्शंस कैप्चर करो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई ना वो मैं कैप्चर कर लूँ, क्योंकि बेचने वाला जो बंदा है ना उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको पैसा आ नहीं रहा, वो तो पैसा दे रहा है, लेकिन जिसको पैसा आ रहा है ना वो हो सकता है छुपा ले। तो हमने जिम्मेदारी किसको दे दी, जो पैसा दे रहा है, कि तू टीडीएस काट के देना। तो वो कहता है कि चलो मेरा क्या नुकसान है इसमें, तो मैं काट के दे देता हूँ। लेकिन उससे ना हम डिपार्टमेंट के नोटिस में आ गया कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब इन केसेस में जो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है इसमें इनकम टैक्स एक्ट बेचारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ना कि हम दोनों के ऊपर कोई कंट्रोल रख सकें। तो हमने जो भारत में उसको पकड़ लिया कि अरे तू इंडियन कंसर्न, तुझको रिपोर्टिंग करनी होगी इफ़ एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपन्स। क्लियर है। सो ये बेसिकली सेम टू सेम 285 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे इंडियन कंसर्न की बात हो जाती है, तो सारे के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पे 8 मंथ्स का टाइम था, यहाँ पे 90 डेज़ का टाइम। ठीक है, सो 90 डेज़ के अंदर अंदर इसे इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होगी 49D फॉर्म में, और अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक जा रहा है तो स्पेसिफिकली कहने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स या इंटरेस्ट टेक प्लेस। सो एक नॉन रेजिडेंट कंपनी ने दूसरी नॉन रेजिडेंट कंपनी को अपने शेयर बेचे, वो जो भी प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर से 90 डेज़ के अंदर अंदर रिपोर्टिंग इंडियन कंसर्न को करनी होगी। ठीक है, कि ये जो नॉन रेजिडेंट है जिसके अंदर मेरे ही शेयर्स हैं, मतलब मेरे ही एसेट्स हैं, ये इसके शेयर्स बिक गए हैं भाई, इतने शेयर्स बिक गए हैं, तो फिर आगे का काम हम करेंगे कैलकुलेशन करने का कि कैप गेन बना क्या, कितना बना। ठीक है, विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन इट सेल्फ इफ द शेयर इंटरेस्ट हैज़ इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफरिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल इन रिलेशन टू इंडियन कंसर्न, या फिर इंडियन कंसर्न से रिलेटेड उसका मैनेजमेंट या कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर आप इसे करने में कामयाब नहीं होते हो, सही नहीं करते, मतलब विद इन टाइम नहीं करते हो रिपोर्टिंग, तो फिर आपके पास है पेनल्टी। ठीक है, 2% की पेनल्टी होगी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पे, जितनी भी उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी उसका 2% पेनल्टी लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, और बाकी जितने भी केसेस हैं वहाँ फ्लैट 5 लाख होगा। मतलब कि कंट्रोल मैनेजमेंट के अलावा क्या हो सकता है, अगर वो शेयर बेच रहा है तो फ्लैट क्या होगा, 5 लाख, तो ये पेनल्टी पड़ेगी, राइट। इसके बाद ये पोर्शन जो है कॉमन ट्रैप्स का, देखो यहाँ पे ना मैंने काफ़ी कोशिश की आप लोगों को हेल्प करने की। सो कॉमन ट्रैप में ना आप लोगों को सारे के सारे सेक्शंस का ना एक अच्छा खासा पैराग्राफ प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, कि आप लोगों को जो लास्ट में अभी
मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आई एम एज्यूमिंग यू आर डूइंग योर फर्स्ट रिवीजन, है ना। सो अब इसके बाद जब दोबारा पढ़ो ना, तो आपको ये जितने भी कॉमन ट्रैप्स मैंने बना रखे होते हैं ना हर चैप्टर के पीछे, आपको डायरेक्टली इससे पढ़ना है, ठीक है। इसमें जब आप किसी टॉपिक को पढ़ो, कि जैसे मैंने ये पढ़ा कि अच्छा फर्स्ट प्रोविज़ो, तो यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है जो जो ज़रूरी है, लेकिन आपको उसको पढ़ के भी नहीं याद आ रहा, आपको लग रहा है नहीं यार क्या ही था, तब जाओ पीछे कि एग्जैक्टली मुझे देखना है पूरा डिटेल, ठीक है। नहीं तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है, ये मुझे लगता है 2 या 3 घंटे में यहाँ पे ख़त्म। 2-3 घंटे में आप पूरा इसे रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रिवीजन होती है, जिसमें मुझे सिर्फ़ ये करना है, ये, ये थर्ड रिवीजन हम ऐसे ही करते हैं ना। सो ये यहाँ पे है क्विक रिवीजन, ये थर्ड रिवीजन का मॉडल है बेसिकली। तो हर चैप्टर के पीछे आपको ये थर्ड रिवीजन भी मिलेगी, जहाँ पे आपको सब टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, टू द पॉइंट, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे आप हाथ रख रख के कर सकते हो। क्या मुझे रेट्स याद है? देखो सारे के सारे रेट्स एक जगह मैंने नंबर करके डाल दिए, सारे के सारे एक जगह। आप लोगों को जा करके मॉड्यूल के अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या था उसमें क्या था, जस्ट सी दिस। और अगर इसके बाद याद नहीं होता तो रट्टे मारो इसके ठीक है, रेट्स के रट्टे मारो, ठीक है। ये तो हम खैर बाद में करने वाले हैं, बट टीडीएस के रेट्स की भी समरी यहाँ पे मैंने एक जगह बना दी है। नॉन रेजिडेंट के जब भी आपको वेरीफाई करना हो कि अरे यार इसका क्या रेट था, नहीं तो आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल में नहीं जाना है, जस्ट यूज़ दिस। सो आपको अगर सितंबर के बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो सितंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन पे ही रहना है। यहाँ कुछ पढ़ते हुए अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, देन गो बैक, तभी देखना उसे, ठीक है, नहीं तो नहीं देखना। ये कंप्लायंस कैलेंडर है आपके पास, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया आप लोगों के लिए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, ये अगर आप पढ़ना चाहो तो। ये मैं इम्पॉर्टेंट नहीं कह रही, क्योंकि जब हम डिटेल में क्लास में पढ़ रहे होते हैं देन वी टीच दिस, ताकि आपका एक बेस बन जाए। अदरवाइज़ ये इनमें से आप लोगों के एग्ज़ाम में जो आएंगे वो खुद इंस्टीट्यूट बता देता है, इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है ना केस स्टडीज़, तो वो उसी में से ही पूछता है क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों को बहुत हैवी नहीं करना चाहती कि नहीं ये सारे केसेस देखो, बट जिसको इंटरेस्ट है कि ये कहानी कहाँ से आई, क्योंकि ज़्यादातर अमेंडमेंट्स यहीं से ड्राइव होते हैं कि कोई केस लॉन्ग फाइट हुआ, ठीक है, और जब वो सॉल्व नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड फिर अमेंडमेंट आई, राइट। तो ये बैकग्राउंड आपको केस का होगा तो आपको उसके लॉजिक समझ में आ जाएंगे कि क्या ज़रूरत थी इस अमेंडमेंट की, फालतू में हमारा सिलेबस क्यों बढ़ाया इतना, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लास्ट मिनट वन लाइनर्स हैं, ठीक है, ये आप सारे के सारे दिस इज़ बेसिकली फॉर दैट 1.5 डे, मतलब आपके एग्ज़ाम से पहले जैसे ही आप अपना फर्स्ट ग्रुप निपटा के आओगे, तो उसके पास जितना आपके पास टाइम होता है, ये उसके लिए है, सारा का सारा टू द पॉइंट एक जगह, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये क्वेश्चंस मास्टर क्वेश्चंस होते हैं। जब भी मैंने पीछे अगर कोई क्वेश्चन दिया है, अगर मैंने नहीं दिया है, इसका मतलब मुझे वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं लगा है उस चैप्टर के अंदर, जो कि बेसिकली आप लोगों को लास्ट मिनट पे देख के जाना चाहिए। सब लोगों का अपना हो सकता है, आप अपने क्वेश्चन अपने लेवल पे चूज़ कर सकते हो कि मुझे तो ये क्वेश्चन देख के जाना होगा, बट मुझे नहीं लगा जिस चैप्टर में, वहाँ मैंने नहीं डाला है। और जहाँ पे भी मुझे लगा कि नहीं ये कुछ टॉपिक्स तो आप लोगों को पता होने चाहिए जाते जाते, जैसे मुझे जाना है तो ये इस चीज़ से, या रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड वो क्या पॉइंट था, तो मैं यहाँ पे कोई स्टार मार्क करूँगी और मैं जाने से पहले एक बार इस लाइन को देखूंगी, ये लैंग्वेज क्या थी और इसको कैसे डन करना था। सो दिस वॉज अबाउट योर ये जो भी पैटर्न है, सो दैट कि आप इसका प्रॉपर भरपूर बेनिफिट उठा सको जिन बच्चों के पास भी है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो नोट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन है उसको मैंने बाइफरकेट किया हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, एक एक करके हम ये क्वेश्चंस लेंगे, ये आप लोगों के मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पीयूष जो रेजिडेंट है, जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम कंप्यूटेशन करनी है हमको, तो पीयूष जो रिटर्न हुआ है इंडिया में 12 जून 2025 को फॉर परमानेंटली रिजाइडिंग इन इंडिया आफ्टर अ स्टे ऑफ 20 ईयर्स इन यूके। देखो 20 साल अगर यूके में रहा तो प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर की कोई भी कंडीशंस इसने पूरी की होंगी क्या? नहीं की होंगी। इसका मतलब जो हमारी बेस कंडीशन है, बेस कंडीशन में भी पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन में क्या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की कंडीशन होती है? यस, इसने उसे भी पूरा नहीं किया होगा, और एडिशनल कंडीशन का तो मतलब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो सारी तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती हैं। अब पहली कंडीशन रह गई कि 182 डेज पूरे किए हैं क्या इसने, वो देख लेते हैं, ठीक है। सो ये इंडिया में आता है 12 जून को, तो 12 जून से लेकर के और 31
मार्च 2026। इसे कैलकुलेट करो ज़रा कितने दिन हो गए। प्रोवाइड द सोर्स ऑफ हिज वेरियस इनकम्स एंड सीक्स योर ओपिनियन अबाउट हिज लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स देयर ऑन इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया इन assessment year 26-27, assuming that he has exercised the option to shift out of the default tax regime under this। so ये old tax regime follow कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये एक एक जो है इन एंट्रीज के ऊपर बताना है कि आपका टेक क्या होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज निकाल के बताओ मुझे फटाफट से, कितने आए हैं, ये क्या स्टेटस है, रेजिडेंट होगा भी कि नहीं, करो कैलकुलेट फटाफट से। देखो मैं एवरेज निकाल देती हूँ कि जून में आया है जुलाई से लेकर के, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, सो 9 मंथ्स तो जो है ये रहा है, तो 9 मंथ्स का मैं एवरेज निकाल लेती हूँ 270। ठीक है, प्लस ये जो 12 दिन यहाँ पे रहा है, इस 12 दिन को हटा लो, जून में 30 होते हैं, तो यहाँ पे कितना मेरे पास रह गया, तो उसे ऐड कर लो। तो वैसे भी अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है ना मुझे कंप्लीट हो गया है ना। इसका एवरेज जो आता है वो 292 डेज होता है। एक बार आप लोग कंप्लीट कर लो 293 डेज, एक बार आप लोग टोटल कर लो बिल्कुल मंथ टू मंथ कैलकुलेट करके, 293 डेज आते हैं इसके। ठीक है, वैसे हमने जो एवरेज लगाया है, एवरेज से भी क्या ये हर हालत में 282 डेज को कवर कर रहा है, 282 डेज को। तो वैसे भी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यहीं पे 270 बन जाते हैं, 182 डेज को तो कवर कर ही रहा है ना। यस, इसका मतलब रेजिडेंट तो ये हो गया, बट एडिशनल कंडीशन इसकी कोई भी पूरी नहीं होगी, तो ये क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, सो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आपको क्या कंडीशन याद रखनी है कि ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स नहीं होगी। ठीक है, बाकी सब कुछ होगा, यस, सिर्फ ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स नहीं होगी। सो अब ये टेस्ट धीरे धीरे इसके ऊपर अप्लाई करो एक बार के लिए, जितनी भी इसने एंट्रीज दी हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है इसको इनकम है ऑफ रेंट ऑफ फ्लैट इन लंडन विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, द फ्लैट वॉज गिवन ऑन रेंट बाय हिम आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया सिंस जुलाई 2025। सो रेंट एक्रू भी बाहर हुआ, रेंट रिसीव भी बाहर हुआ। क्या भारत में कोई बिजनेस कनेक्शन है उससे ये रेंट आ रहा है? द आंसर इज नो। तो फिर क्या इसकी ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये वाले रेंट को मैं भारत में टैक्स नहीं कर सकती। ठीक है, अब डिविडेंड्स ऑन द शेयर ऑफ 3 जर्मन कंपनीज। So dividend on the share of 3 German companies which are being collected in bank accounts in London। तो देखो कंपनी कहाँ की, बाहर की है ना, बैंक अकाउंट में कहाँ कलेक्ट हुआ, बाहर लंदन में। ही प्रपोजेस टू कीप द डिविडेंड ऑन शेयर इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई से परमिशन रख लेके ये कह रहा है कि मैं इसे बाहर ही रखना चाहता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिसलीड करने के लिए इसने एक्रू बाहर किया, इसने रिसीव बाहर किया। ठीक है, इस कंपनी का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन या ऐसा कुछ दिखता है इस ऐसे किसी सोर्स से आया नहीं। सो ये भी आप भारत में टैक्स नहीं कर सकते क्योंकि ग्लोबल इनकम भारत में इसकी टैक्स नहीं हो सकती। अब आ जाता है ही हैज़ गॉट 2 सन्स, वन ऑफ हुम इज 12 ईयर्स। 12 ईयर्स है तो माइनर है क्या? यस। एंड द अदर इज 19, तो 19 वाला तो वैसे ही मेजर है ना। Both his sons are staying in London and not returning to India with him। वहीं रह रहे, यहाँ नहीं आ रहे। Each of his son is having income of 75,000 in UK। So ये बच्चे बाहर ही रह रहे हैं और बाहर ही इनकी इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर वो इंडिया के इनकम टैक्स में कुछ इशू रखेगा क्या? नहीं, वो तो कंप्लीटली इग्नोर करोगे। इन फॉरेन करेंसी नॉट रिसीव्ड इन इंडिया एंड ऑफ ₹20,000 इन इंडिया। तो इसके पास ना इसमें 20,000 रुपये जो है वो इंडिया में, जो कहाँ रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो पोर्शन भारत में से रिसीव होगा तो किसको रिसीव हो रहा है? टू अ 12 ईयर चाइल्ड। ठीक है, सो ये जो 12 ईयर चाइल्ड है इसको जो 20,000 रुपये यहाँ रिसीव हो रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों को हो रहे, ईच सन, है ना। हाँ, तो 75,000 हो रहे हैं, 75,000। तो इसको हम कैसे देखेंगे, जो 19 अबव है उसका 75,000 प्लस 20,000, इसका कोई लेना देना भारत के टैक्स से नहीं है। अब आ जाती है 12 ईयर्स वाला, तो इसका जो 75,000 जो उसने एक्रू भी बाहर किया है, रिसीव भी बाहर किया, उसका कोई लेना देना। जो 20,000 इसने भारत में रिसीव किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टैक्स हो जाएंगे। अब क्योंकि ये माइनर है तो माइनर को हम टैक्स नहीं कर सकते, तो हम इसे क्लब कर देंगे किसके हाथ में? पीयूष के हाथ में। तो मिस्टर पीयूष के हाथ में इसे हम
क्लब कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्लब किया है तो क्या फिर हम इसको वो 1500 रुपये वाली छूट भी देंगे क्या, एग्जाम्शन मिलेगी क्या? यस, ठीक है। तो नेट ऑफ करेंगे 20,000 में से 1500 माइनस करके वो क्लब हो जाएगी, ये इसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ से हमारे पास 20,000 माइनस 1500 हो गए। अब ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर व्हेन ही वॉज अ नॉन रेजिडेंट, जब वो नॉन रेजिडेंट था, ही हैड सोल्ड 1000 शेयर्स विच वर एक्वायर्ड बाय हिम इन ब्रिटिश पाउंड स्टीलिंग एंड द सेल प्रोसीड वर रीपेट्रिएटेड। देखो यहाँ पे सारा गेम है ना, इस चैप्टर के अंदर सारा का सारा गेम किसका है? वर्ड्स का। इसने प्रोसीड को रीपेट्रिएट किया है, ठीक है। सो रीपेट्रिएटेड है अगर कोई अमाउंट, हमने स्कोप में जब पढ़ा था तो नीचे एक लाइन थी, याद है? तीनों के ही केस में रीपेट्रिएटेड अमाउंट भारत में टैक्स नहीं हो सकती, ठीक है। इवन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में रीपेट्रिएशन टैक्स नहीं हो सकता, तो ये तो नॉट ऑर्डिनरी है। जो प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश पाउंड स्टीलिंग ऑन सेल ऑफ दीज 1000 शेयर्स वर 175% ऑफ द कॉस्ट ऑफ 37,500 वाइल इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी इट वॉज 50,000। देखो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसने आपको मिसलीड करने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर है ये बाहर की कंपनी का है, बाहर बेचा है इसने, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई भी लेना देना नहीं है भारत से, सिर्फ रीपेट्रिएशन के चक्कर में हम उसे भारत में टैक्स नहीं कर सकते। तो दिस इज अगेन नॉन टैक्सेबल इन इंडिया। तो भारत में तो इसके पास ये 20,000 ही टैक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, हाँ यहाँ पे 293 डेज आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई कंडीशन नहीं होगी। रेंटल इनकम देख लो, नॉट टैक्सेबल, डिविडेंड नॉट टैक्सेबल, यहाँ पे क्लब हो जाएगा, ये मिलेगा इससे, और ये फाइनल अमाउंट जो होगी ये इंक्लूडेबल होगी। ये जो शेयर होगा नॉन टैक्सेबल इन 2000। और सबसे कमाल की बात थी इस वाले केस में, ठीक है। तो ये 20,000 माइनस 1,500, ये इसका माइनस करने के बाद ये क्लब होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लो, ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, पिछले, ठीक है, व्हेन ही वाज अ नॉन रेजिडेंट, जब ये भारत में क्या था? नॉन रेजिडेंट था, ही हैड सोल्ड 1000 शेयर्स विच वर एक्वायर्ड बाय हिम इन ब्रिटिश पाउंड स्टीलिंग एंड द सेल प्रोसीड्स वर रीपेट्रिएटेड। तो देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो ये जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है उस प्रीवियस ईयर में इसका स्टेटेड क्या था? नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। और फिर किस ईयर से बिलोंग कर रहा था? मेरे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब किस किस प्रीवियस ईयर में हुआ ये? 24-25, है ना। इसका अगर मैं बोलूँ असेसमेंट ईयर तो 25-26 असेसमेंट ईयर, है ना। ये इससे बिलोंग कर रही थी सेल प्रोसीड्स, और उसमें उसका स्टेटस क्या था? नॉन रेजिडेंट। तो सिर्फ भारत में इसने मेरे प्रीवियस ईयर में 26-27 असेसमेंट ईयर में अगर ये भारत में से रीपेट्रिएट करता है तो क्या इसके बेसिस पे मैं इसे भारत में टैक्स करती हूँ? याद करो स्कोप ऑफ टोटल इनकम को, लास्ट लाइन, है ना। उसमें क्या था? तीनों के केसेस में ही रीपेट्रिएशन भारत में टैक्स नहीं हो सकता। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट ये जितनी इसने आगे की सिचुएशन दे रखी है ना कि प्रॉफिट इन टर्म ऑफ ब्रिटिश पाउंड ऑन सेल ऑफ 1000 शेयर वाज 175% ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी इट इज 50,000। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये सब दूंगा तो ये एक बार के लिए डाउट में आ जाएगा, ठीक है। बट रीपेट्रिएशन इज नेवर टैक्सेबल, ठीक है। अब ये देख लो आंसर यहाँ पे, इसके 293 डेज हो रहे हैं। सो इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इस वजह से ग्लोबल इनकम इसकी भारत में टैक्स नहीं होगी। क्लबिंग वाला एक हो गया, बस ये होगा, ये भी नहीं होगा। सेल ऑफ शेयर जो है प्रीसीडिंग ईयर में है जब वो नॉन रेजिडेंट था, तो इनकम ऑफ दैट अर्लियर ईयर हो जाएगी, ठीक है। नॉट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 25 है, देयरफॉर नॉन टैक्सेबल। तो टोटल इनकम जो इसकी कितनी आएगी? 18,500 बिलो द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो कोई टैक्स लाइबिलिटी इसकी 26-27 में नहीं बनेगी। क्लियर है? सो दिस वॉज इट। ये क्वेश्चन जैसे मैं करा रही हूँ आप लोगों को कराया तो आप लोगों को लगा होगा कि हाँ सिंपल है ना। तो ऐसे ही ये एक मैंने करा दिया, इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन है सब करना। जब खुद से करोगे, सोचोगे, देन योर माइंड विल स्ट्राइक कि एग्जैक्टली तुम कहाँ ट्रैप हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है मिस्टर डेविड, एक इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट है, इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट। ये मिस्टर डेविड एक सिटीजन है भारत का, सर्व कर रहा है कहाँ? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया में, और ट्रांसफ़र किया जाता है इंडियन एम्बेसीज कनाडा इन 31 मार्च 2025। देखो कब हो रहा है? 31/3/2025, और हमारा प्रीवियस ईयर कब से शुरू हुआ? 1/4/2025 टू 31/3/2026, ठीक है। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसमें तो ये भारत में आया ही नहीं।
सो बेसिक कंडीशन का क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए था, कुछ तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया क्या, क्लियर कट, यस। सो इसका स्टेटस यहाँ पे क्या है, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में हम सिर्फ दो ही तरीके से ये टैक्स कर सकते हैं, या तो हम कहें कि ये इनकम जो है रिसीव्ड या डीम टू रिसीव्ड है, या एक्रू अराइज या डीम टू एक्रू अराइज भारत में है। सिर्फ ये दो ही कैटेगरी में ये भारत में टैक्सेबल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन आपके ICI मॉड्यूल का है, तो हम यहाँ से पॉइंट्स पिक करेंगे क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, नॉट विद द फुल फ्लेज क्वेश्चन। सो इसके पास क्या क्या इनकम्स होती हैं यहाँ पे, इसे एग्रीकल्चर इनकम आती है कंट्री एक्स से, ठीक है, और इसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है कंट्री एक्स से। सो ये दोनों ही केसेस क्या भारत में टैक्स हो सकता है, हम ग्लोबल इनकम इसकी भारत में टैक्स कर ही नहीं सकते, तो ना तो एग्रीकल्चर इनकम भारत में टैक्स होगी, ना ही इसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भारत में टैक्स होगी, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी है इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया, वो एक्रू हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जो है वो दे रही है किसको, सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो क्या ये भारत में टैक्स हो जाएगी, यस। तो डीम टू एक्रू अराइज तो भारत में ही टैक्स होगा। उसके बाद इसने यहाँ पे फॉरेन अलाउंसेस इसको मिले हैं, तो फॉरेन अलाउंसेस जो होते हैं वो भारत के लिए कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(7), हमने इसे पढ़ा था, है ना। तो इनको जो भी फॉरेन अलाउंस मिला है वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा इसे इंटरेस्ट आ रहा है बैंक फिक्स डिपॉजिट पे, तो ये भारत में है, तो उस पर अगर इसे इंटरेस्ट आ रहा है तो एक्रू अराइज भारत से हो गया क्या, यस, ये भी टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली इसे क्या क्या आया, सैलरीज आ गई, ठीक है, फिर इसे इनकम फ्रॉम ये आ गया टोटल, तो ग्रॉस टोटल इनकम इसकी कितनी होगी, 6 लाख। क्लियर है, दिस वाज सिंपल। और जब भी ये फॉरेन इससे रिलेटेड आता है वो एज सिंपल ऐसे ही आता है, थोड़े से अलाउंसेस, जैसे यहाँ इसने डायरेक्ट लिख दिए, ये थोड़े से अलाउंसेस के नाम लिख देगा, बट आप लोगों को मैंने पढ़ाया था परक्विजिट अलाउंसेस कोई भी होंगे, अगर वो किसी इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट को बाहर मिलते हैं तो उसे एग्जम्पशन है इसकी, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट फैक्टर को लेके क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कैसे हैंडल करोगे। ये जो क्वेश्चन एक लाइन के दिखते हैं ना, एक बार मैं थोड़ा सा पॉज दूं कि आप लोग इसको मुझे आंसर करके बताओ, इंटरेस्ट वाला हमने कल ही तो पढ़ा था ना, हाँ, चलो पॉज देती हूँ। मिस्टर ए एक सिटीजन है भारत के, वो लीव करते हैं फॉर USA फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 1/5/2025। सो 1/5/2025 को ये एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाते हैं, ठीक है। मिस्टर बी जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, तो ये मिस्टर ए है, इसका स्टेटस मुझको निकालना है। मिस्टर बी का स्टेटस ये खुद ही दे रहा है कि ये नॉन रेजिडेंट है। लेंट हिम 10 lakhs टू बाय शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, इसको 10 लाख रुपीस देते हैं, और ये क्या करता है, यहाँ पे एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीद लेता है। एन इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट स्क्वायर 10% वॉज रिसीव्ड बाय मिस्टर बी इन न्यूयॉर्क। अब इसके बदले में ये इसे क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। कितना दे रहा है, 10%। कहाँ पे दे रहा है, न्यूयॉर्क में। अब तुमको ये बताना है कि वेदर दिस इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी और नॉट। चलो लिखो फटाफट से, 2 लाइन का है ना, तो हम ऐसे कर लेंगे हम। करो करो। अच्छा पहले स्टेटस बताओ इसका क्या होगा, मिस्टर ए का, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। तो देखो 1/5/2025 को वो चला गया भारत से, तो मेरा प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा, 1/4/2025 से, इससे लेकर के यहाँ तक मैं काउंट करूँगी कितने दिन हुए, 30 और 31 डेज, है ना। सो 31 डेज ये भारत में रहा है, कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता, तो ये सीधे तौर पे मिस्टर ए भी कौन हो गया, नॉन रेजिडेंट। समझ रहे हो, तो ये वर्किंग कराई इसने आपसे, और अब क्या इसके अंदर पेच आ गया है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उस केस में भारत में वो इंटरेस्ट सिर्फ एक ही टाइम पे टैक्स हो सकता है। उसका क्या रीज़न होना चाहिए कि वो जो भी लोन उसने लिया है वो लोन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया इस्तेमाल हो,
है ना? तो इसको इसने ट्विस्ट किया, इसने कहा बिज़नेस और प्रोफ़ेशन इन इंडिया, तो इसने एक्स लिमिटेड दिया है कि है तो बिज़नेस ही, कंपनी है। तो वेदर दिस कंपनी विल क्वालिफाई एज़ इन बिज़नेस और प्रोफ़ेशन इन इंडिया, उसके लिए लोन लिया गया, क्वालिफाई करेगा? द आंसर इज़ नो। अदरवाइज़ तो दोनों नॉन रेज़िडेंट है, उसने उसे लोन दिया, वो उसे इंटरेस्ट दे रहा है, भारत का इससे कोई लेना-देना नहीं था। भारत का लेना सिर्फ़ तब हो सकता है जब वो पैसा भारत के लिए लिया गया हो। सो भारत की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लिया गया है ये, लेकिन भारत में बिज़नेस करने के लिए नहीं लिया गया है। सो दिस इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कम उसमें जो डीमिंग फिक्शन था उसमें कवर नहीं होता। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बोथ ए बी लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉन रेजिडेंट हो गए दोनों के दोनों। 91 डीम इंटरेस्ट करता है बाय नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट मनी बोरोड यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया एक्रू और राइज इन इंडिया, है ना। सो यहाँ पे जो बोरोड मनी है वॉज यूज टू बाय शेयर्स, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, देयर फॉर सेक्शन ए नॉट डीम्ड द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टैक्सेबल बी के हाथ में भारत में नहीं हो सकता। बेचारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना। कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यही आंसर निकाला था? अगर निकाला था तो योर इंटरेस्ट पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं एक ऑफशोर ऑनशोर सर्विस से रिलेटेड, है ना, क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा ट्विस्टर था। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ यहाँ से, फिर आप 2 मिनट सोचना क्या सोच पा रहे हो। तो जे लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया नॉन रेजिडेंट हो गई क्या? यस, रेंडर करती है बोथ ऑफशोर एंड ऑनशोर, यानी कि ऑफशोर मतलब भारत से बाहर का कोई प्लेस, है ना, ऑनशोर मतलब भारत के अंदर का प्लेस। ठीक है, सो दोनों के दोनों ही तरीके के टेक्निकल सर्विसेज ये देती है टू के लिमिटेड। ठीक है, इसको दे रही के लिमिटेड कहाँ पे है? अब देखो ये इंडिया में है, क्या ये रेजिडेंट हो गया? यस, ये रेजिडेंट हो गया। सो एक नॉन रेजिडेंट एक रेजिडेंट को टेक्निकल सर्विसेज दे रही है। ठीक है, ऑफशोर भी दे रही है और ऑफशोर ऑनशोर भी दे रही है। तो ऑफशोर वाला 1 करोड़ है और ये 1.5 करोड़ है। सो फॉर सेटिंग अप अ फर्टिलाइजर प्लांट इन उड़ीसा, अब ये दोनों ही जो इसने सर्विस बेसिकली दी है, टेक्निकल सर्विस, चाहे वो ऑफशोर क्यों ना हो, लेकिन वो दी किसके लिए है? फॉर अ फर्टिलाइजर प्लांट इन उड़ीसा। ये लोकेशन कहाँ पे है? इंडिया में है। अब वो कह रहा है जे लिमिटेड क्लेम करता है कि जो ऑफशोर फीस है ना, ये टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि ऑफशोर है ना, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं बाहर कोई सर्विस दे रहा हूँ, बाहर सर्विस दे रहा हूँ, तो वो भारत में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक दे रहा है। अब तुमको ये बताना है कि वेदर दैट लॉजिक इज राइट और नॉट, और विदाउट रीडिंग हेयर आंसर तुमको अपना बताना है। फटाफट से आंसर्स लिखो, दो तीन आंसर्स तो लिखो, इस तरीके के वन लाइनर्स के लिए तो फटाफट लिखो। यहाँ पे आपका चेक हो जाएगा ऑफशोर ऑनशोर का आपका कितना माइंड क्लियर है। ठीक है, और स्पेसिफिकली सेक्शन 9(2) को लेके आपकी क्या क्लैरिटी है, जल्दी से लिखो। कितनी स्पीड से लिख रहे हो, वाह वाह वाह, दिमाग चल रहा है ना सही से। अच्छा देखो मैं बता देती हूँ, 9(2) यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, सेक्शन 9(2), तो इसके अंदर ना वो क्लैरिफाई करता है कि जो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हैं जो आपको मिली है फ्रॉम सर्विसेज, वो यूटिलाइज कहाँ हुई है, रेंडर्ड की बात ही नहीं होती। इस पॉइंट को याद रखना। और यहाँ क्वेश्चन क्या स्ट्रेस दे रहा है, इसने सर्विस रेंडर कहाँ की है। हम रेंडर नहीं देख रहे कि उसने ऑफशोर रेंडर किया है, हम देख रहे हैं वो यूटिलाइज किसके लिए हो रहा है, फॉर अ फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। तो वी विल लुक इनटू द यूटिलाइजेशन पार्ट, राइट। तो फिर जो क्लेम इसने किया है जे लिमिटेड ने, दिस क्लेम इज रॉन्ग। और देखो जो मैंने तुम्हें एक बेसिक बैकग्राउंड दिया था इससे रिलेटेड, तो उस चीज़ को याद रखो हमेशा। अभी ये ऑफशोर है या ऑनशोर है, इंडियन इनकम टैक्स क्या चाहता है, सबसे मेन एम क्या है उसका, कि क्या उसको यहाँ से फॉरेन करेंसी आ रही है, क्या फॉरेन करेंसी आ रही है, नहीं, पैसा हमारा जा रहा है। तो जब आ रहा होता है ना, पैसा आ रहा है, असेट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हम लोगों ने उनके लिए इतने सारे एग्जम्पशंस क्रिएट किए, हमने इतनी प्रिजेम्पटिव स्कीम्स उन लोगों को दी। लेकिन जहाँ हमारा पैसा जा रहा है वहाँ हम टैक्स अवॉइडेंस चेक करते हैं, हम कहते हैं जाने नहीं देंगे हम।
तो जो भी पैसा जा रहा है वो पैसा, उस पैसे पे आपको छूट नहीं है। नॉन रेजिडेंट को हम जाते हुए पैसे के लिए कोई फ्रीडम नहीं दे रहे होते, ठीक है। सो हम वहाँ एक्स्ट्रा क्यूरियस हैं। तो ये दो बेसिक फॉर्म याद रखोगे तो आप लोगों को सेक्शंस दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। सो 9-2 क्लियर है। यहाँ पे हम रेंडर की बात नहीं करते, यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? तो इफ इट इज यूटिलाइज्ड इन इंडिया आर डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया अंडर दिस सेक्शन regardless of whether the service was rendered in India or outside India. Since the technical services were utilized for setting up fertilizer which is in Odisha, the entire fee for 2.5, मतलब कि इसको सिर्फ ऑफशोर का ही तो डाउट था, जो ऑनशोर है उसका तो डाउट ही नहीं था। तो 1 CR प्लस 1.5 ये दोनों के दोनों ही बोथ जो होंगे टैक्सेबल हो जाएंगे जेजे लिमिटेड के हाथ में। तो जो जेजे लिमिटेड है उसका अपना व्यू जो था वो इनकरेक्ट था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जेड एक अमेरिकन टूरिस्ट है और रेजिडेंशियल स्टेटस अभी हम लोगों को बेसिकली ये जो आगे आपको ये सब दिख रहे हैं ना, ये मैंने सिर्फ कोर लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन दिस पूरा जो क्वेश्चन है दिस टॉक्स अबाउट व्हाट, ठीक है। सो यहाँ पे जेड एक अमेरिकन टूरिस्ट है, वो इंडिया में आता है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 17, 2025 और ही लीव्स इंडिया ऑन सितंबर 29, 25। सो ये बेसिक सा है, इसमें मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। डेजी कैलकुलेट करने की आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे, ये मैं कराऊंगी क्योंकि ये क्रूशियल है। सो 44 BBA याद है? यस मैम, अभी तो किया ही था मैम, ताज़ा ताज़ा ठीक है, देखते हैं कितना याद है। क्वेश्चन रीड करती हूँ, आंसर नहीं देखोगे और मुझे बताओगे क्या लगता है, ठीक है। मिस्टर ग्लोबल एयरलाइंस, देखो जो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना जैसे ये सिंगटेल वाला है, सो मैं क्वेश्चन टू द पॉइंट लिख करके डायरेक्टली आंसर डिस्कस कर रही होती हूँ, वो भी बिल्कुल कट शॉर्ट, क्योंकि मेरा एम ये है कि जब आप पेपर में जाओ तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता उसे रीड करने का। बट एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कुछ इतना लंबा चौड़ा लिखा होता है, जैसे ये वाला है या ये वाले हैं। तो मैंने क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे थोड़े बहुत रेफरेंस के लिए यूज़ कर रखे हैं। बट आप लोगों को जब मैंने आंसर्स दिए हैं यहाँ पे, मेरा एम सिर्फ ये है कि आप लोग जाते वक्त पेपर में उसको देख के जाओ, तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट रेडिली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको आंसर ऐसे नहीं लिखने हैं एग्जाम में कहीं स्टूडेंट इंप्रेस हो रहा है, अच्छा ये तो सही तरीका मैम, ऐसी टेबल बना के आ जाते हैं। मार्क्स इसमें भी नहीं कटेंगे देखो, क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा है और आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, है ना। चलो, मिस्टर मैसेज ग्लोबल एयरलाइंस है यूएसए की, जो ऑपरेट करती है फ्लाइट टू एंड फ्रॉम इंडिया। तो देखो ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है, इनटू अ बिजनेस ऑफ फ्लाइट्स, है ना। तो ये एयरलाइंस के बिजनेस में है। अब ये कहता है टू और फ्रॉम इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, और कलेक्ट करता है 125 लाख फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो, दोनों काम के लिए, ऑफ विच 65 लाख वॉज रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर फेयर बुक्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मुंबई। सो यहाँ पे ये न्यूयॉर्क में बाहर ही, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रिसीव इसे कहा हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। बट कौन से फेयर के लिए? जो न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए आ रही है फ्लाइट, चाहे अब उसके अंदर पैसेंजर आ रहा हो या कार्गो आ रहा हो। टोटल एक्सपेंस जो उसका हुआ है वो 95 लाख का है। अब आपको मुझे बताना है इस केस में 44 BBA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ठीक है। याद करो सारा का सारा, मुझे फटाफट से बताओ कि इसकी क्या इनकम होगी। यहाँ पे आप लोगों को रेट भी याद रखना है, प्रिजम्पटिव में रेट क्या था फ्लाइट वाले केस में, ठीक है, और इसकी कंडीशंस क्या थी। प्रिजम्पटिव के केस में क्या किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर अवेलेबल होता है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है टोटल एक्सपेंस, क्या इसका कोई रेलेवेंस है? नहीं। अब रह गई बात कि ये जो 65 लाख के बारे में ये बोल रहा है, आउट ऑफ पूरा 125 ही भारत में हो जाएगा एग्रीगेट वैल्यू, स्पेसिफाइड सम जो हम कह रहे थे ना, एग्रीगेट करेंगे दोनों वैल्यूज़ का, तो ये पूरा 125 ले लेंगे या इसमें से कोई लेग छूटेगा। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है यहाँ पे दो हिस्सों में। जो फेयर आपने लिया है फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, जो रिसीव हुआ है इन आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो भारत में रिसीव हुआ है या भारत के बाहर रिसीव हुआ है, लेकिन इंडिया से आउटसाइड इंडिया के लिए। और एक न्यूयॉर्क टू मुंबई है, ठीक है, फेयर जो है वो रिसीव आउटसाइड हुआ, बाहर से ही बंदा बैठा है, बाहर ही उसने पैसे दिए हैं, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये हमारा इंक्लूड नहीं होता। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना इंक्लूड होगा? सो 1,25,000 में से माइनस कर दो 65, कितना रह गया? जो बैलेंस है 60।
ठीक है, तो ये रिलेट करेगा हमारे स्पेसिफाइड सम से। तो स्पेसिफाइड सम का 5% हमें यहाँ पे प्रिजम्पटिव करना है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो होगा इनकम चार्जेबल टू टैक्स जो होगी वो कितनी होगी, 3 लाख। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में, जो है सिंगटेल लिमिटेड। इसमें बेसिकली पोएम का टेस्ट है कि पोएम के बेसिस पे आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो सारा का सारा पोएम आपका यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, जितने भी कंडीशंस हैं। ठीक है, ये आईसीएआई मॉडल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने जब लिखा है तो मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट और सिर्फ आंसर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ क्या है। सो यहाँ से मैं रीड आउट करूँगी, आप पहले अपने आंसर्स मुझे देने की कोशिश करोगे कि क्या आप लोगों को याद है सारा का सारा। ठीक है, सिंगटेल लिमिटेड एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, एंड 55% ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। ठीक है, सिंगटेल लिमिटेड हैज़ इट्स प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो। द डिटेल्स रिलेटिंग टू सिंगटेल लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 आर एज अंडर। सो एक फॉरेन कंपनी हो गई। यस, इस फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस भारत में अगर मुझे रेजिडेंट करना है, सबसे पहले मुझे इसका पोएम टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए मुझे सबसे पहले टेस्टिंग किस चीज़ की करनी पड़ती है, जल्दी बोलो। ABOI टेस्ट मैम। अगर ये इसको पास कर देता है, किसका, जो बिजनेस है, वो जो एक्टिव बिजनेस है वो भारत से बाहर ही है, तो मैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितनी मीटिंग है मेजॉरिटी के बेस पे डिसाइड कर लूँगी वेदर रेजिडेंट और नॉट। लेकिन अगर ये टेस्ट फेल कर जाती है तो मुझे वैसे ही डाउट हो जाता है। ठीक है, फिर मैं उस पर्सन को ढूंढूंगी, वो की पर्सन कौन है, और फिर मैं उसकी लोकेशन को देखूंगी। तो सारा टेस्ट अभी किस पे है, ABOI टेस्ट। तो ABOI टेस्ट को जब मुझे करना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस थी, 4 कंडीशंस थी ना। किस किस चीज़ की थी, पैसिव इनकम की, है ना, दूसरी उसके टोटल एसेट्स की, फिर उसके इंडिया में जो भी रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं वो, और फिर जो पे रोल वाले एक्सपेंसेस है ना। तो चारों कंडीशन में देखना, और चारों कंडीशन में 50% से नीचे रहना चाहिए क्या, यस। सो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले इसने हमें क्या दिया है, फिक्स एसेट्स। तो ये एसेट वाला कंडीशन है, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, अदर एसेट। तो यहाँ पे देखो ये तीनों को मिला के इंडिया में कितनी है इसकी एसेट, तो इसे टोटल करो ज़रा, कितना आया, 90-10। जबकि टोटल एसेट कितनी है, इसको भी ऐड करो, 8-320 400। सो 400 ये हो गया, ठीक है, और प्लस ये 210 हो गया, तो ये कितना हो गया, इट्स 610। तो 610 में से 210 इसकी एसेट्स कहाँ पे हैं, भारत में हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे 50% से सीधे सीधे नीचे दिख रहा है क्या, यस, लेस देन 50% है। तो ये पहली कंडीशन तो इसकी चेक हो गई। अब दूसरा देखो, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस। तो ट्रेडिंग ऑपरेशन से कितनी इनकम है, इंडिया में कितनी है इसकी, 25, और सिंगापुर में कितनी, 50। अब हमें देखना है पैसिव इनकम है भी है क्या, क्योंकि ये तो क्या हो गई इसकी डायरेक्ट इनकम होगी। तो कोई भी बिजनेस है वो डायरेक्ट इनकम के लिए काम कर रहा है, तो अगर डायरेक्ट इनकम ही उसकी हैवी रहेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसिव इनकम 50% भी होती है, सिर्फ एक यही कंडीशन है जिसमें इक्वल टू और हायर कंसीडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स वेयर परचेजेस आर फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सेल्स आर टू अनरिलेटेड पार्टी। सबसे पहले मुझे बताओ पैसिव इनकम क्या थी, क्या थी पैसिव इनकम, एसोसिएट एंटरप्राइज, हाँ, इसी से परचेज, इसी को सेल, टू एंड फ्रॉम, है ना। ये कंप्लीट सर्किट होगा तभी कंसीडर करेंगे हम पैसिव। अगर एक लेग पे सिर्फ एसोसिएट एंटरप्राइज खड़ा तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ सेल किसको ही है, तो क्या यहाँ कंसीडर करेंगे इसे पैसिव, नहीं। फिर इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल्स आर टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज एंड परचेज टू अनरिलेटेड पार्टी, तो एक लेग पे अवेलेबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर बोथ परचेजेज एंड सेल्स आर टू एंड फ्रॉम एसोसिएटेड, बोथ लेग पे एसोसिएट एंटरप्राइज है, ये हो जाएगा। तो ये 5 और ये 10 कितना हो गया, 15 इसकी क्या हो गई, पैसिव इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव इनकम के अंदर और क्या क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड। उस केस में हम एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं देते, इररिस्पेक्टिव देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रहे हैं, कैप गेन्स हो रही है, अदर इनकम्स है। सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना आया, 20 और 15 कितना हो गया, 35। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये नेक्स्ट है, तो ये टोटल कितनी हो गई, पैसिव इज 50, है ना। जबकि इसकी डायरेक्ट कितनी है, इट्स टोटल देखो इसकी कितनी है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट वाली है 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 प्लस पैसिव कितनी है 50। तो टोटल इनकम कितनी है इसकी 110। उसमें से 50 जो है ये क्या है, पैसिव। तो 50 डिवाइडेड बाय 110, 100 होता तो फंस गया था बंदा, है ना। लेकिन 110 है तो 50 से थोड़ा सा
ऊपर चाहिए था, तो ये कंडीशन भी मेट नहीं होती, लेस देन 50% आ गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी ये टेस्ट ये क्लियर कर गया। अब यहाँ पे आ जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रेजिडेंट है इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज कितनी है, 70 90, 70 और 90 टोटल कितने हैं, तो 70 है और टोटल कितने हैं 160। सो ये भी क्या लेस देन है, यस। तो ऐसे लग रहा है क्वेश्चन ही पूरा का पूरा प्लान प्लॉटेड है। सो वो सारी की सारी कंडीशंस कम्युलेटिवली पूरी करनी चाहिए क्या ABOI टेस्ट के लिए, उसमें से एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी तो नॉट कंप्लीटेड माना जाएगा। तो अभी तक 3 कंडीशन फुलफिल्ड है। पेरोल का देख लेते हैं, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय, तो कितना है 8 और ये कितना है, तो 8/20, 20 का हाफ कितना और 10, ये भी लेस देन 10 ही है, मतलब लेस देन 50 है। तो इस सारी की सारी सिचुएशंस को इसने टिक कर लिया, इसका मतलब ABOI टेस्ट तो इसका पास हो गया। दिस इज एन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब इस केस में हम लोगों को क्या देखना होता है, अगर टेस्ट पास हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, तो मेजोरिटी जो होगी उस बेसिस पे, तो डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सिंगटेल लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 8 बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वर हेल्ड एंड 3 इन इंडिया एंड 5 इन सिंगापुर, तो यहाँ पे भी मेजोरिटी नहीं है। सो क्लियर कट क्या हो जाता है, नॉन रेजिडेंट। क्लियर है, यस। चलो, ये मैंने यहाँ पे सारे सॉल्व किए हैं, कंडीशंस देख लेना, यहाँ आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगा, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये क्वेश्चन बेसिकली टेस्ट करेगा आपका सेक्शन 115 AD की क्लैरिटी को। अभी जब मैं बताऊंगी, कई बार होता है जब टीचर सामने से बोल रहा होता है ना, सो हम लोगों को लगता है हाँ हाँ हमें याद है, राइट। मैं होमवर्क नहीं देना चाहती अब किसी स्टूडेंट को लग रहा कि मैम कहीं उस तरफ तो नहीं जा रही कि चलो अब ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, नहीं। अब ये क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ और रीड करके मैं तुमको 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर मैंने हटा ही लिया है। 2 मिनट दे रही हूँ, ट्राई एंड सॉल्व योर सेल्फ, राइट। अगर तुमसे हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं हाथ तो हाथ तभी सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये 115 AD के लिए बहुत ही अच्छा सेल्फ सफिशिएंट क्वेश्चन है। इसके बाद तुम्हें और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक को लेके करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको तुम अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, स्टाइल इंक एक नोटिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। सो ये नोटिफाइड FII है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, पूरी टैक्सेशन 115 से AD से ही होगी। ये क्या है, एक स्पेशल रेट का सेक्शन है, स्पेशल रेट से ये टैक्स करता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नॉर्मल रूल्स नहीं चलते 115 AD। अब जिसको भी याद हो वो मुझे बताओ कि इसके क्या गोल्डन रूल्स थे, अगर हम इसे समराइज करें, अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया है पढ़ाया हुआ, तो इसके हमारे पास 2 ही गोल्डन रूल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। बताओ ज़रा फटाफट से क्या क्या थे, किस किस चीज़ को लेके थे। अगर सिक्योरिटीज़ की इनकम है, सिक्योरिटीज़ की इनकम है मींस क्या हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसमें से कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ये हमारी गोल्डन रूल है 115 AD का, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर यहाँ कोई कैपिटल गेन्स होते हैं तो ना तो इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा और ना ही फर्स्ट प्रोविज़ो टू 48 क्या कह रहा था कि हम बेनिफिट दे रहे हैं कि तुम्हारी जो ओरिजिनल करेंसी है उसमें हम कन्वर्ट करके गेन्स निकालेंगे और फिर हम उसे हमारी करेंसी में कन्वर्ट करके फिर टैक्स करेंगे, तो हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे थे। वो फर्स्ट प्रोविज़ो भी यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो ये 2 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको जब भी सेक्शन दिखे 115 AD अप्लाई होना है तो आपको ये दोनों चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब ये मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को सॉर्ट आउट कर दिया है, अब आपका आंसर सही आना चाहिए। तो क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ट्राई एंड सॉल्व एंड देन वी विल सॉल्व। डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी कितना आ रहा है, 6,20,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना आ रहा है, 17,32,000, जिसको अर्न करने के लिए इसने एक्सपेंस कितना किया है, 26,000। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाले हैं, कैप गेन्स, है ना। सो यहाँ पे देखो क्या क्या है इसके पास, बॉन्ड्स हैं, लिस्टेड शेयर्स हैं
अनलिस्टेड शेयर्स हैं, ठीक है। फिर हमें कंप्यूट करनी है टोटल इनकम भी और टैक्स लाइबिलिटी भी, मीन्स आपको रेट भी याद होने चाहिए, है ना, ऑफ FII स्टाइल इंक फॉर दी असेसमेंट ईयर 26-27। कल ही पढ़ा है ना हमने, होपफुली आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया है। एज पर सेक्शन 115 AD एज्यूम करो दैट नो अदर इनकम इज डिराइव्ड बाय स्टाइल इंक ड्यूरिंग दिस। इसकी किसी और तरीके की कोई इनकम नहीं है, ये एज्यूम कर लो। अब देखो तीन चीज़ें हैं, बॉन्ड है, बॉन्ड का डेट ऑफ परचेज और सेल दोनों दे रखा है, तो इससे पहले तो इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो। बताओ मुझे ये कितने लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। सेल प्रोसीड दे रखी है, कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखा है, इससे निकालो यहाँ पे गेन्स कितने हैं, ठीक है। क्या कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज़ करूँगी, तो देखो हमें पता है 115 AD में ना तो इंडेक्सेशन मिलती है, ना ही फर्स्ट प्रोविजो मीन्स करेंसी वाला फ्लक्चुएशन भी नहीं मिलता। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर लिस्टेड शेयर्स जो हैं ई लिमिटेड के, लिस्टेड शेयर्स लिए हैं आपने ई लिमिटेड के अंदर, तो यहाँ पे आपने 2 मई 2025 को खरीदा है और 9 फरवरी 2026 को बेचा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो कितनी है, सेल्स कंसिडरेशन, और इससे मुझे निकाल के बताओ कि गेन्स कितने आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये बोल रहा है STT पेड है फॉर बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, दोनों ही टाइम पे STT पेड है। तो बेसिकली ये जो कैप गेन होंगे ये कौन से सेक्शन से रूट करेंगे, ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं एम लिमिटेड के, जिसका डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2025 है और 7 मार्च 2026 को ये इसे बेच रहा है। सो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो कितना है, सेल्स कंसिडरेशन और इसमें से परचेज कॉस्ट लेस करके मेरे पास आ जाएंगे गेन। तो मुझे इनके जो भी गेन्स हैं इनका नेचर बताओ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सेक्शन बताओ कौन से सेक्शन में है डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन, और इस 115 AD में किस किस रेट से मुझे ये सारी की सारी इनकम्स को टैक्स करना है। कल मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड लॉजिक दिए थे दो, है ना, तो अगर वो लॉजिक आप लोगों को याद होंगे तो बस अब इसके बाद इसके अंदर ज़्यादा कहानी नहीं बची है। टेक योर 2 मिनट्स, ठीक है। ये 2 मिनट्स में क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्क्रीन फॉर 2 minutes, just solve it yourself, right? हो गया? यस। क्या क्या आंसर्स निकले? आंसर शेयर करना चाहता है कोई, या उससे पहले मैं ही बताना शुरू कर दूं? यस मैम, देखो हम आंसर्स दे रहे हैं मैम। देखो क्वेश्चन करते वक्त ही पता चलता है कि कितने अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आई हैं। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर कट वहाँ पे लर्न किया था कि ये याद रखना कि डिविडेंड हो इंटरेस्ट हो, रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, 20%,
डिविडेंड में भी और इंटरेस्ट में भी, कंफ्यूज नहीं होना है ना। सिर्फ और एक आईएफएससी वाला था जहाँ पे क्या हो जाएगा 10%, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन मेंशन नहीं है, तो 20% है, कन्फ्यूजन दूर। तो यहाँ पे भी 20% रेट होगा, यहाँ पे भी 20% रेट होगा, ठीक है। फिगर क्या होगी, डिविडेंड है लिस्टेड शेयर्स के 6/20, क्या पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा, यस, तो 6/20 पे 20%। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में एक्सपेंस भी है, मैंने यहाँ क्या लिखा गोल्डन रूल के अंदर कि जो भी सिक्योरिटीज़ पे डिविडेंड या इंटरेस्ट आएंगे उसके एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करना। डिविडेंड के केस में तो इसने एक्सपेंस दिया ही नहीं, तो हम उसे वैसे इग्नोर कर रहे हैं, बट इंटरेस्ट के केस में दे रहा है तो इग्नोर इट। आपको 1732 के ऊपर ही कंप्यूट करना है, किस रेट से करना है 30%। अब यहाँ पे जो कैप गेन्स आ रहे हैं, कैप गेन्स के केस में देखो सबसे पहले बॉन्ड्स है, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी 2018 से 2026, क्या लॉन्ग टर्म नेचर ही है, क्या लॉन्ग टर्म नेचर है, यस। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आई, दोनों को माइनस करो। मैम ये तो अच्छा है, यहाँ पे कहीं पे भी लॉसेस नहीं है 15 लाख है ना। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ रहे हैं हमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हमारे पास एक ही रेट था। अगर तुम्हें ये भी नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है कि 112 ए वाले हैं कि नहीं है, तो तुम्हें फिर भी कंफ्यूज नहीं होना, रेट क्या है, एक ही है, क्या है 12.5%। तो यहाँ पे 15 लाख के ऊपर तुमने क्या कंप्यूट करना है 12.5%। जब टीचर्स कराते हैं ऐसे लगता है ना ये तो सिंपल ही था, इसमें तो कुछ भी नहीं था ऐसा जिसमें मुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत थी, मैं क्यों ही कंफ्यूज हुआ है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम दूसरे केस में जहाँ पे हमारे पास लिस्टेड शेयर्स हैं। अब ये लिस्टेड शेयर देखो 2025 मई में खरीदे और 9 फरवरी 26 में बेच दिए, क्या शॉर्टेस्ट पीरियड है, यस। तो जो आया क्या आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप लोगों को पूरी की पूरी कैलकुलेट करनी है कितने दिन हुए, ठीक है, आपको वो करके, बट मैं तो एक एवरेज लेके बता रही हूँ क्योंकि ऑन एन एवरेज देख के पता चल रहा है कि नहीं, यस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म भी कौन से हैं 111 ए वाले, क्योंकि यहाँ पे इसने एसटीडी बोथ जगह पे कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे रेट क्या होगा 20%, किस पे होगा, अमाउंट निकाल लो कितना आया 4,60,000। सो 4,60,000 के ऊपर हम कितना निकालेंगे 20%, है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है, ये क्या है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, है ना, किसके एम लिमिटेड के। अब देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है 1 जुलाई 2025 से 7 मार्च 2026। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्या लेस देन है, हाँ, तो ये भी शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, लेकिन क्या है अनलिस्टेड, रेट क्या होगा 30%, राइट। किसका 30% निकालो, गेन कितना है यहाँ पे, ये कितना आ गया 8 6, और ये कितना आएगा, ये यहाँ से कैरी ओवर की ज़रूरत, हाँ 4,60,000। ये फिगर्स पता है तुमको बतानी चाहिए मुझे सब, 30% ये निकालेंगे हम, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे कैप गेन्स। अब देखो ज़रा फटाफट से इसको, यहाँ पे आंसर मैंने तुमको लिख के दे रखा है अपने इसमें, ठीक है। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, और इसका टोटल कितना आ जाएगा ये। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स के केस में क्या हो जाएगा, इसे लेस करेंगे एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 लाख। सो इस 15 लाख के ऊपर हम यहाँ पे टैक्स करेंगे 12.5% से। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे कितना जा रहा है टोटल करके 20%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, इसे लेस करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले केस में निकालेंगे, तो इनकी वैल्यूज़ पे हमें यहाँ लिखेगा 20%, और यहाँ पे अब यहाँ पे जो टोटल आ गया टैक्स का कितना आ गया 8,90,300। अब देखो यहाँ पे इसकी टोटल इनकम कितनी है 47,80,000, क्या सरचार्ज लगेगा, नो। तो यहाँ सरचार्ज नहीं कैलकुलेट किया है, सीधे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, और इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो भी आई हमने उसे राउंड ऑफ कर दिया। दिस वॉज योर क्वेश्चन फॉर 115 AD, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब लास्ट मिनट पे सिर्फ इस सेक्शन के लिए इस एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके जा सकते हो, ठीक है। फिर विद दिस मेरे हिसाब से तो जो मॉड्यूल में जितने भी और क्वेश्चंस हैं वो मैनेजेबल हैं, आप लोग कर सकते हो। दीज वर द ट्विस्टर वंस, या फिर आपके ज़्यादा जो क्वेश्चंस क्लिक होते हैं वो इन्हीं एरिया से होते हैं, तो दिस आई हैव कवर्ड।
So with this, this non-resident taxation chapter is over. अब कल से जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी ट्रांसफ़र प्राइसिंग. ठीक है, हम लोगों ने DTR कर लिया है. अभी बीच में एक टॉपिक और छोटा सा है बट उसको नहीं कर रहे. पहले वी विल बी टेकिंग अप ट्रांसफ़र प्राइसिंग. ठीक है, सो ट्रांसफ़र प्राइसिंग अगेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है. सो उसके लिए अगर आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो या कुछ है, तो जैसे जैसे मैं उसे अहेड चलती हूँ, कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो बिफोर हैंड लेट मी नो, क्योंकि जब मैं उसे पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं उस पॉइंट पे आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ज़्यादा अच्छे से रीजनिंग दे दूँगी सो दैट कि आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो. अदरवाइज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे लगता है कि कौन सी जगह पे बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, मैं उन पॉइंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ. जहाँ मुझे लगता है ये ईजिली मैनेजेबल है, वहाँ मैं थोड़ा ईजी गोइंग करके निकल जाती हूँ. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. टेक केयर, बाय बाय. और आज कर लो, आज के लिए तो बहुत लोड है, सारे क्वेश्चंस करने हैं तुम लोगों को. कुछ दिन की बात है ना. नवंबर ख़त्म, पेपर हुए, दिल विल बी अ फ्री बर्ड. टेक केयर, बाय बाय.